नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 20 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स का हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ए वेरी कोल्ड गुड मॉर्निंग, राइट। और आई एम श्योर आपके वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी। और वी हैव 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन आवर टेबल टुडे। लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव कोट से दिन की शुरुआत करते हैं। जॉन सी मैक्सवेल, इनका कोट है, ए लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। दोस्तों, ये जो जॉन सी मैक्सवेल है ना, इन्होंने लीडरशिप पर लगभग 20-30 सालों तक काम किया है, राइट। उनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, वो भी मैंने पढ़ी है। इट्स अबाउट लीडरशिप ऑफ कोर्स। और ये जो किताब है उसमें लीडरशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने शेयर की हैं। तो उनका ये जो कोट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लीडर इज़ वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे, राइट। तो लीडर्स जो होते हैं उनका यही काम रहता है, बेसिकली वो दिखाते हैं जहां पर लोगों को लगता है नहीं पहुंच सकते, तो वो एक विजन के साथ लीडर जो है वो रास्ता खोलते हैं। विद दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑल न्यू स्टूडेंट्स टू लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है वो मैंने ही डिज़ाइन किया है। ये स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है, फिलहाल एक डिस्काउंट भी चल रहा है और ये इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दिस इज योर गेटवे टू ग्रेटनेस। इस प्रोग्राम के माध्यम से यू विल बी एबल टू अनलॉक योर लीडरशिप पोटेंशियल। आप समझेंगे कि लीडरशिप जो है वो हमारे जीवन में कितना और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो 5 टॉपिक्स जो है उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कोविड सर्ज के बारे में। फिर टेलीकम्युनिकेशंस बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। फिर श्याम सरण जो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है 2023 से अब हम 24 की तरफ जा रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पर उन्होंने एक बर्ड्स आई व्यू डाला है। टर्ब्यूलेंस इन साउथ, ये इंडिया में खास करके जो साउथ की बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई, राइट, फ्लडिंग्स जो हुई हैं, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हुज अकाउंटेबल, तो दिस वन इज अबाउट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोविड से। अनदर कोविड सर्ज, अथॉरिटीज should keep an eye on the new variant। दोस्तों, कोविड-19 के केसेस जो हैं वो फिर से स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। फिर से आई वुड से राइज होने लगे हैं और ग्लोबली अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर ये इंक्रीज होने लगे हैं। आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा, चाहे न्यूज ना देखी हो, लेकिन किसी ना किसी ने आपको बताया होगा कि फिर से कोविड जो है वो हमें देखने को मिला है। अब ये जो नया वेरिएंट आया है इसका नाम है JN.1, राइट। ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, JN.1। और याद रखिए ये JN.1 जो है ये ओमिक्रॉन का ही एक जो वेरिएंट है उसका एक नया वर्जन है, तो इसका रूट जो है वो ओमिक्रॉन है, ठीक है। अब सिंगापुर की बात करें तो 3 दिसंबर को सिंगापुर में 56,000 नए कोविड के इन्फेक्शंस जो है वो देखने को मिले। उससे पहले का जो हफ्ता था तो उसमें आई थिंक अराउंड 20-30,000 जितने केस थे और ये डबल हो गया 56,000। और सिंगापुर ने पब्लिक प्लेसेस में अगर आप जा रहे हैं तो आपको मास्क पहनकर जाना है, तो इस प्रकार के मैंडेट्स जो है वो भी इश्यू कर दिए हैं, री इश्यू किया है इनफैक्ट कि यू हैव टू वेयर ए मास्क। तो एज यू कैन सी कि ये फिर से एक नई लहर जो है, या जो क्या वर्ड था, वेव, राइट, कोविड वेव, एक नई वेव जो है क्या ये स्टार्ट हो चुकी है। याद रखिए कोविड के समय पर भी हमने यही डिस्कशन की थी कि यहां पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, राइट। मीन्स घबरा कर कोई चीजें करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम अपने आप को एक हद तक प्रोटेक्ट कर लेते हैं। हाथ धोते रहना है, राइट, सैनिटाइजर्स जो है उनका इस्तेमाल करना है, पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना है, कफिंग के, स्नीजिंग के एटिकेट्स को फॉलो करना है, बस यही कुछ बेसिक चीजें। और वैक्सीनेशन जो है वो तो अवेलेबल है, हम सब ने 2-2 डोजेस लिए हैं, कुछ लोगों ने बूस्ट डोज भी लिया है। अब केरला जो है यहां पर एक हफ्ते के अंदर कोविड की वजह से 4 लोगों की मृत्यु हुई है। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इस पर एक क्लैरिफिकेशन हो जाए। ये जो मृत्यु हुई है तो क्या ये इस वर्जन से हुई है JN.1 से? द आंसर इज नॉट श्योर। अभी इसकी मीन्स कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि केरला में ये जो 4 डेथ हुई है कोविड की तो ये JN.1 से हुई है। केरला में इस प्रकार के केसेस हमें सबसे ज्यादा इसलिए भी देखने को मिलता है क्योंकि केरला जो है उसकी हेल्थ मशीनरी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तो जिस जगह पर फॉर एग्जांपल सिंगापुर जो है तो वहां की हेल्थ मशीनरी काफी ज्यादा एक्टिव रहती है, इफेक्टिव है, तो इसकी वजह से केसेस डिटेक्ट करना जो है वो उनके लिए थोड़ा मीन्स वहां पर सबसे ज्यादा या फिर सबसे पहले हमें केसेस देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इस वजह से केसेस जो है वो डिटेक्ट हो रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2,
केरला की अगर हम बात करें तो केरला जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है। तो ये दो बड़े रीजंस हैं कि जिसकी वजह से केरला में जनरली हमें केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग के केसेस यहां से ही स्टार्ट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकारों को फिर से एक फ्रेश एडवाइजरी जो है वो इश्यू की है, और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो हैं उनको जल्द से जल्द अपने आप को प्रिपेयर कर लेने की जरूरत है। अब पब्लिक अथॉरिटीज जो हैं वो कितनी प्रिपेयर्ड है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, हमारे यहां पर जो लेबोरेटरी का नेटवर्क है ना, इनसैकॉग, इंडियन सार्स CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम, तो ये इनसैकॉग जो है ये अभी जिस लेवल से ऑपरेट करना चाहिए इसको उस लेवल से ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ा एक चिंता का विषय है। दूसरी चीज, जितना हम क्विकर डिटेक्शन कर पाएंगे उतना ज्यादा हम काउंटर मेजर जो है वो डिजाइन कर पाएंगे। सो यहां पर ये वक्त जो है इसको हमें यूटिलाइज करना है, राइट। ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म या फिर लेजीनेस, ये सारी चीजों की वजह से ऐसा ना हो जाए कि हम थोड़े लेट हो जाए। दूसरी चीज, जो वैक्सीन है तो इसकी एफिकेसी कैसी है, इसको भी फिर से एक बार चेक करने की जरूरत है। कुछ देशों ने क्या किया, कुछ देशों ने अपने लोगों को अपडेटेड वैक्सीन जो है वो दी थी। तो क्या हमारे साइंटिस्ट हमें यहां पर हमारे देश के लिए अपडेटेड वैक्सीन डिलीवर करने की सलाह दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं साइंटिस्ट? सरकार को इसके बारे में सुनना चाहिए, और अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल्स जो हैं वो कंडक्ट होनी चाहिए। आई वॉज गोइंग थ्रू द स्पीच, और बहुत ही क्विकली आई सो द स्पीच ऑफ हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, और उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। आई एम नॉट श्योर द रीजन इज, जैसे मैंने बताया आपको कि आई वॉज गोइंग समवेयर और न्यूज चल रहे थे, तो मैंने बहुत ही क्विक ग्लैंस जो है उस पर डाली। तो ऐसा था, मीन्स अभी आपसे बात कर रहा हूं तो ये चीज जो है वो मुझे याद आई, ये मॉक ड्रिल शब्द मैंने सुना। तो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने ऐसा कहा कि एवरी मंथ ये मॉक ड्रिल्स जो हैं वो चल रही है, राइट। तो अच्छा है अगर ऐसा है, एंड जिन जिन जगहों पर नहीं चल रही है तो उन सारी जगहों को फिर से एक बार जो है वो लोकल हेल्थ फैसिलिटीज जो है इसको फिर से मॉक ड्रिल्स जो है इसको स्टार्ट कर देने की जरूरत है। प्रिपेयर्डनेस जो है इट इज बेटर, भले ही प्रिपेयर्डनेस की वजह से थोड़ा खर्च हो जाए तो दैट्स ओके, लेकिन हम प्रिपेयर्ड ना रहें और उसके बाद अगर एक नई वेव स्टार्ट हो जाए और फिर एड हॉक मेजर्स उठाने पड़े तो उससे जो नुकसान होगा वो कई गुना ज्यादा होगा, राइट। तो ये एक चीज लेट्स होप कि जल्द से जल्द जो है वो अथॉरिटीज करे कि मॉक ड्रिल्स जो है वो अलग अलग जगहों पर स्टार्ट कर दे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉ फॉर ए न्यू एरा। टेलीकम्युनिकेशंस बिल एड्रेसेस सेवरल गैप्स। कुछ ऐसे गैप्स जो थे तो उनको एड्रेस करने का काम जो है वो डेफिनेटली ये टेलीकम्युनिकेशंस बिल जो है वो एक प्रयास कर रहा है। फॉर एग्जांपल ट्राई के चेयरमैन जो है, तो अब यहां पर ये चीज हमें देखने को मिली है कि ट्राई के चेयर के लिए, चेयरपर्सन जो है तो उनके लिए प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ बड़े बड़े चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, और जो पुराने लॉज हैं, टेलीग्राफ लॉज जो हैं, तो इनको रिप्लेस करने का काम करेगा। अब ये टेलीग्राफ लॉज जो हैं ये लगभग आप समझ लीजिए 1 सदी से ज्यादा पुराने हैं, और आज का जो जमाना है इट इज वेरी फास्ट एज वी नो, बहुत सारे नए नए चेंजेस आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और टेलीकॉम सेक्टर हमारे देश में जो है ये फिलहाल 2 बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहा है। नंबर 1 इज फाइनेंशियल स्ट्रेस, एंड नंबर 2 इज एक पॉसिबल डियोपॉली हो सकती है। डियोपॉली का मतलब ये ऐसा होता है कि सिर्फ 2 ही कंपनीज इसमें रहेगी। तो एज वी नो, एक तो जियो है और दूसरी जो है वो एयरटेल हो सकती है। ये 2 कंपनीज ही रहेगी, बाकी की कंपनीज जो है वो वाइप आउट हो जाएगी। तो जब डियोपॉली रहेगी तो इट इज नॉट गुड फॉर अस। अगर 10-15 कंपनीज हैं, चलो 6 कंपनीज हैं, 7 कंपनीज हैं, तो इनके बीच में अगर कंपटीशन रहेगी तो फाइनली किसको फायदा होगा? कस्टमर को होगा। और देखिए, कंपटीशन इज नॉट ऑलवेज बैड। कंपटीशन से प्रोडक्ट्स जो है वो रिफाइन होते हैं, कंपटीशन से आप एक जो है ना अपने टोज पर रहते हैं। अगर कोई कंपटीशन ही नहीं है, आप अकेले ही हैं। फॉर एग्जांपल दिस रिमाइंड्स मी ऑफ हेनरी फोर्ड, जब उन्होंने असेंबली लाइन शुरू की कार की और मॉडल टी बनाई कार, राइट। तो उस समय पर क्योंकि उनको बीट करने वाला कोई नहीं था, इट वाज लाइक ए मोनोपोली। तो मीन्स हेनरी फोर्ड के पास कोई लोग आकर कहते थे, मीन्स वो सिर्फ काली गाड़ी ही बनाते थे, ब्लैक कार, राइट। टी मॉडल जो है वो सिर्फ ब्लैक कलर में अवेलेबल था। तो जब भी कोई उनके पास जाकर कहता था कंपनी में कि भाई हमें दूसरे कलर की कार चाहिए, तो वो कहते थे कि हाँ, आपको जो कलर की कार चाहिए मिल जाएगी एज फार एज इट इज ब्लैक। समझे आप? वो बहुत ही एक मीन्स उनको जज करना जो है दैट इज नॉट राइट, बट मीन्स उनका जो स्टेटमेंट था वो मीन्स सुनने वाले को एरोगेंस लगेगा। मीन्स आप कहेंगे कि भाई आप ब्लैक कलर की कोई कार बेच रहे हैं, राइट, या फिर कोई एक ही कलर की कार बेच रहे हैं, लेट्स से व्हाइट, और कोई कस्टमर आपको आकर कहे कि भाई मुझे रेड कलर चाहिए, तो आप कहेंगे हाँ, क्यों बात, कोई बात नहीं,
आपको जो कलर चाहिए मिल जाएगा, एज फार एज वो कलर जो है वो व्हाइट हो। इसका मतलब यह है कि सिर्फ व्हाइट ही बेच रहे हैं हम, या सिर्फ ब्लैक ही बेच रहे हैं, चाहिए तो लो वरना। लेकिन तो मीन्स मोनोपोली के ऐसे इश्यूज रहते हैं। लेकिन अब देखिए, अब कोई कंपनी ऐसा कह सकती है कि भाई आपको जो कलर चाहिए मीन्स वो नहीं बनाएंगे। मीन्स बहुत ऑप्शंस दिए जाते हैं, राइट। पॉसिबल नहीं है कि सारे कलर्स के ऑप्शन दिए जाएं, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल और वायबल फॉर द कंपनी, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो दिए जाते हैं। दिस अप्लाइज एवरीवेयर। सो अलग अलग टैरिफ, अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं, सर्विसेज जो हैं, तो उसका फायदा हमें ही मिलेगा अगर ज्यादा सप्लायर्स हैं तो। अब सबसे बड़ा चेंज जो ये बिल प्रॉमिस कर रहा है या फिर इस बिल से डिलीवर होगा, दैट इज अबाउट द स्पेक्ट्रम जो है उसका एलोकेशन। अब यहां पर इस बिल में यह कहा गया है कि जो स्पेक्ट्रम है ना, इसका एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग से होगा, मार्केट फोर्स से नहीं। एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग यानी कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सरकार जो है वो तय करेगी कि इसकी प्राइस जो है वो क्या होगी। सरकार चाहे तो इसको कम प्राइस में भी बेच सकती है। अब जनरली क्या होता है कि ऑक्शनिंग जो है एयरवेव्स की, राइट, वो मीन्स जनरली यूनिवर्सल, अगर आप ग्लोबल प्रैक्टिस देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग से ही कि सरकार जो है वो प्राइस तय करेगी, और जनरली ये प्राइस जो है वो थोड़ी कम रखी जाती है क्योंकि ग्रेटर गुड के बारे में सोचा जाता है। अगर टेलीकॉम का स्प्रेड हो रहा है, नुकसान कोर्नर्स तक पहुंच रहा है, तो इससे बहुत सारे लोगों को कनेक्टिविटी और बहुत सारे दूसरे फायदे मिलते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए जनरली स्पीकिंग एडमिनिस्ट्रेड प्राइस जो है वो थोड़ी कम रखी जाती है। लेकिन जब आप ऑक्शन में जाएंगे तो फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो पावरफुल कंपनीज हैं, तो वो तो डिमांड प्राइस जो है उसको इंक्रीज करती रहेगी और बाकी की कंपनीज के हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो हमारे यहां पर क्या है कि सारी चीजें अभी तक ऑक्शनिंग से ही हो रही थी, और इसके पीछे रीजन ये था कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि स्पेक्ट्रम जैसी चीजें जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, तो उनको आपको कॉम्पिटिटिव ऑक्शनिंग से ही एलोकेट करना है। तो तब से लेकर आज तक बिडिंग प्रोसेस से ही ये स्पेक्ट्रम जो है उनको दिया जा रहा था। लेकिन अब सिचुएशन जो स्टार्टिंग में हमने देखी ना कि दो सिचुएशन जो हैं जिससे टेलीकॉम सेक्टर जूझ रही है, तो अब सरकार जो है वो इस बिल को तो लोकसभा में डाला है, सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन इसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट से क्लैरिफिकेशन भी चाहती है कि भाई क्या हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग से ये जो स्पेक्ट्रम है उसको बेच सकते हैं। सो अगर सुप्रीम कोर्ट का आंसर यस आता है तो इट्स गोइंग टू बी गुड थिंग फॉर टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है। दूसरी एक और चीज यहां पर ऐड की है सरकार ने इस बिल में कि अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी है तो जो टेलीकॉम सर्विस है या फिर टेलीकॉम नेटवर्क जो है, तो इसको सरकार टेक ओवर कर सकती है। इमरजेंसी के समय में कंट्रोल जो है वो सरकार के हाथ में आ जाएगा। चलो अच्छी बात है, पब्लिक इमरजेंसी की बात है, लेकिन किस प्रकार की चीजों को आप पब्लिक इमरजेंसी कहेंगे तो ये क्लैरिफाई करने की जरूरत है। और इसी के साथ साथ अगर टेक ओवर की यहां पर बात हो रही है तो इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं ये भी होना बहुत ही जरूरत है। तो ये दो चीजें जो हैं वो मिसिंग हैं, इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है। इस पर सरकार इन द सेंस के जो पार्लियामेंट में इस पर एक थरो डिस्कशन होगी तो फिर ये बिल जो है तो इसमें रिफाइनमेंट्स आ सकते हैं। Lessons from 2023 and pointers for 2024. In an era of AI and geopolitical transformation, we may find ourselves feeling nostalgic about 2023 as the new year unfolds. ये आर्टिकल मैंने स्टार्टिंग में बताया ना आपको कि आर्टिकल किसने लिखा है, श्याम शरण साहब ने, राइट। और श्याम शरण साहब जो है वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, रिटायर्ड फॉरेन ऑफिसर हैं। तो उनके द्वारा जनरली आर्टिकल्स जो लिखे जाते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, मुझे तो काफी पसंद आते हैं, काफी नॉलेजेबल होते हैं, काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं, और इसमें से बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई टेक दिस। जब भी ऐसे कुछ राइटर्स हैं उनके आर्टिकल्स मुझे दिख जाते हैं तो मैं उनको आपके साथ शेयर कर ही देता हूं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, और आई गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट, राइट। वैसे बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता ही होगी, जो जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में ही उन्होंने, मीन्स बड़े टॉपिक्स पर ही उन्होंने रोशनी डाली है। नाउ 2023 जो है उसके अंत में है हम, ऑफ कोर्स, राइट। और जनरली जो डोमिनेंट सेंटिमेंट है अक्रॉस कंट्रीज एंड पीपल्स, जनरली अगर हम देखें तो लोगों को जनरली ऐसा फील हो रहा है कि चीजें जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ए सेंस ऑफ लूजिंग कंट्रोल। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जब भी ऐसी चीज होती है ना, when we feel like we are losing control, तो पता है क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में लोग जो है ना उनके अंदर स्ट्रेस जनरेट होता है। और कल हम डिस्कस कर रहे थे ये जो लीडरशिप है ना, लिमिटलेस लीडरशिप, तो इसका 5th लेक्चर हमने डिस्कस किया।
और इस फिफ्थ सेशन में, जो ऑफकोर्स स्टडी ग्लोज की यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो फिफ्थ सेशन, ये जो फिफ्थ लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने एम्पैथी के बारे में बात की थी, राइट। इस लेक्चर में हमने सेफ्टी के सर्कल के बारे में बात की थी, जिसको द सर्कल ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। तो अगर आप ये कोर्स को फॉलो करते आए हैं तो आप इसकी गहराई को समझ पाएंगे कि जब लोगों को ये लगता है कि उनके हाथों में कंट्रोल नहीं है, तो बेसिकली क्या होता है पता है, लोगों का स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो ये दावा कर रही है कि सारी चीजें जो हैं वो कंट्रोल में हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, राइट। हमारे देश का भविष्य हमारे हाथों में है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हमारा कंट्री, राइट। यहां पर किसी सरकार को, किसी व्यक्ति को टारगेट करने की बात नहीं है, और ये जनरल ग्लोबली ऐसे ऐसे सेंटिमेंट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो आप पढ़िए यहां पर, मोस्ट गवर्नमेंट्स स्वेयर दैट दे आर टेकिंग बैक कंट्रोल ओवर द डेस्टिनीज ऑफ देयर कंट्रीज। और कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ऐसे सेंटिमेंट्स चल रहे हैं कि जो नेशनलिज्म वाले हैं, जो पेरोशियलिज्म को फॉलो करने वाले लीडर्स जो हैं, तो उनको सत्ता पर बिठाया जा रहा है। और ऐसे जब लीडर्स आते हैं तो क्या हो रहा है पता है, मीन्स देश जो है वो खुद के बारे में सोचने लगते हैं, राइट। ओनली एंड ओनली अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं कि अपने देश को क्या फायदा हो रहा है। इस प्रकार की जब मानसिकता स्प्रेड होने लगती है तो क्या होता है, जो ग्लोबल चैलेंजेस है ना, उनको हम फेस नहीं कर पाते। अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, कल हमने जो चीजें सीखी लीडरशिप में वो क्या थी कि ह्यूमन बींग्स जो है ना, मीन्स दिस इज समथिंग एट द वेरी कोर ऑफ ह्यूमन बींग्स। वी आर डिजाइंड टू वर्क टुगेदर, वी आर डिजाइंड टू कोऑपरेट, वी आर डिजाइंड टू सर्वाइव। लेकिन जब आप टुकड़े करना स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। जो लायन और चार बेल की जो कहानी है, ऐसी सिचुएशन हमारी दुनिया की हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े जो इश्यूज चल रहे हैं अभी, तो इनको सॉल्व करने के लिए नेशनलिज्म और पेरोशियलिज्म की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें ग्लोबलिज्म की जरूरत है। इसके लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। वैक्सीन नेशनलिज्म का समय देखा है ना, याद है ना, कि मीन्स यहां तक ऐसी चीजें भी पढ़ने को मिल रही थी कि जर्मनी का एक शिप जो था वो कुछ सामान लेकर जा रहा था और यूएसए की शिप ने वो उस शिप को रोका और उसमें से सामान जो है वो ट्रांसफर कर लिया। और बहुत सारे पैसे वाले देश जो हैं वो एडवांस में बड़ी बड़ी कंपनीज को पैसे दे रहे थे, कह रहे थे कि अगर वैक्सीन मिल जाए तो हमें इतनी वैक्सीन आपसे चाहिए, आप किसी को मत दीजिएगा, हमारे लोगों के लिए चाहिए। तो ये सारी मानसिकता जो है वो चल रही थी, और ये अभी रिसेंट एग्जाम्पल्स ही हैं। और मुझे बहुत आनंद होता है, बहुत ही खुशी मिलती है कि हमारे देश में जो हमारी सरकार है, राइट, तो हमारे देश की सरकार ने दुनिया के कितने सारे देशों की उस समय पर मदद की। जब खुद के बारे में लोग सोचते हैं, उस समय पर हमारे देश ने खुद के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचा। ये हमारे देश की ताकत है, टू बी ऑनेस्ट। और देखिए अब गाजा में जो सिचुएशन चल रही है, वी नो कि हमास ने जो किया वो गलत किया है, राइट। उसको हमास को किसी भी प्रकार का वो ऐसा यहां पर है ही नहीं कि हमास कुछ कहे तो उसकी कोई बात मानेगा, राइट। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। उनका कोई क्लैरिफिकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंसानों पर, ह्यूमैनिटी पर हमला किया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इजरायलीज पर हमला किया है, ह्यूमैनिटी पर हमला किया। लेकिन इजराइल जो कर रहा है, तो वहां पर गाजा में जो विक्टिम्स है ना, जो कोलेट्रल डैमेज हो रहा है, तो यहां पर ये भी इजराइल को भी समझना चाहिए कि दैट व्हाट इजराइल इज डूइंग, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमैनिटी जो है वो मर रही है। लेकिन बहुत सारे देश जो हैं वो इसमें साइड्स ले रहे हैं कि ये सही है, ये इसके साथ ये करो, उसके साथ वो करो, राइट। अनफॉर्चुनेटली ये पूरा जो इश्यू चल रहा है ना, इसको रिलीजन का नाम जो है वो ऐड कर दिया, एंटी सेमिटिज्म और मीन्स इस्लामोफोबिया, और ये सारी चीजें जो है वो इसमें ऐड कर दी। बातें ऐसी होनी चाहिए कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, क्यों युद्ध हो रहा है, क्या इसका सॉल्यूशन है, ये सारी चीजें। धर्म के नाम को अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो इमोशंस ऐड हो जाएंगे, इमोशंस ऐड होंगे तो फिर लोग जो है वो और ज्यादा, कहते हैं ना कि एक फ्यूल मीन्स जो फायर है उसको फ्यूल मिल गया, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। सेम थिंग गोज विद यूक्रेन एज वेल। रशिया ताकतवर हैं, पुतिन साहब ये हैं, यूएसए ये सारी चीजों से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वहां पर लोग जो हैं वो मर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनकी हालत खराब हो चुकी है। जो लोग मेरे आपकी तरह जी रहे थे, सी वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आज यूक्रेन में ये चीज हो रही है और दूर बैठे लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या यूक्रेन के लोगों ने 2020 में, 2019 में, 2015 में कभी ऐसा सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा होगा कि उनको अपना घर जो है, मेरे आप जैसे लोग, राइट, जो एक नॉर्मल जीवन जीते हैं,
उनको अपना घर छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना पड़े। क्या कभी उन्होंने सोचा होगा? नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन उनकी हो गई। सो वी हैव टू रिमाइंड दिस थिंग कि अगर इस प्रकार की चीजें हमारी पृथ्वी पर किसी भी जगह पर हो रही हैं तो पूरे चांसेस हैं कि वो हमारे साथ भी वो चीज हो सकती है। अभी कुछ वॉर के कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स भी आ चुके हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा हुआ है, राइट। और हाल ही में चैट ये जो GPT-4 है, राइट, तो चैट GPT-4 जो है इसको भी ओपन AI ने अभी पब्लिक किया है। तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हुए हैं इसका, ऑफ कोर्स, राइट। एट द एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी, तो उसका कैसे हम इस्तेमाल करते हैं दैट विल डिटरमाइन कि इसमें हमें फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। ऑफ कोर्स AI को रेगुलेट करने की जरूरत है। AI के कुछ फायदे ये हो सकते हैं कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं तो उनको डील करने के लिए AI जो है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके फायदे भी हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि AI जो है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए आपको मल्टीनेशनल टेक कंपनीज का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि यही कुछ ऐसी कंपनीज, कुछ हैंडफुल कंपनीज हैं जिनके पास ये सारी ताकत है। सरकार के पास ताकत नहीं, उतनी ताकत अब कुछ कंपनीज के पास अब आने लगी है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात करें तो 2023 में सबसे बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुआ कि COP28 से अब एक होपफुल डिसीजंस लिए गए। अब एक आशा की किरण नजर आ रही है कि अब फाइनली बातें कम और एक्शंस जो हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। कुछ चैलेंजेस भी हैं। ट्रंप साहब अगर, मींस आई एम नॉट अगेंस्ट ट्रंप, राइट, वो यूएसए की जनता तय करेगी कि उनको कौन चाहिए, लेकिन अगर ट्रंप साहब वापस जीत जाते हैं 2024 में तो ये कॉप की मीटिंग्स जो हैं उस पर एक बड़ी आफत जो है वो आ सकती है। और हमारे यहाँ पर भी इलेक्शंस हैं, ऑफ कोर्स, एज वी नो, 2024 में। तो देखते हैं हमारे यहाँ पर क्या होता है। Turbulence in South India must ensure better cohesion among agencies during disasters. दिसंबर का महीना जो है वो तमिलनाडु के लिए बहुत ही भारी रहा, राइट। एक तो ये साइक्लोन मिचाउंग आया, इसके बारे में मैंने इस टॉपिक को लेकर एक वीडियो भी बनाया था मैंने, मिचाउंग को लेकर। तो चेन्नई और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, तो यहाँ पर साइक्लोन मिचाउंग की हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिली। ये नॉर्दर्न तमिलनाडु की बात है। अब सदर्न तमिलनाडु की बात करें तो थुथुकुडी है, तिरुनलवेली है, तेनकाशी, फिर कन्याकुमारी है, ये सारी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। आई एम श्योर आपने न्यूज़ में देखा होगा, या फिर वेन से न्यूज़, आई मीन टू से न्यूज़पेपर में भी हैं, टीवी में भी आ रहा है, मोबाइल न्यूज़ में, हर जगह पर तस्वीरें जो हैं वो आ रही हैं। कुछ 39 ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर एक्सट्रीमली हैवी बारिश हुई, राइट। 24 आवर्स के अंदर 21 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश। और कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है 24 आवर्स के अंदर। तो यू कैन इमेजिन कितनी ज्यादा बारिश। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने, आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर को जो पत्र लिखा था उसमें बताया है उन्होंने कि 4 मिलियन लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं, यानी कि 40 लाख लोग जो हैं वो इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए। दे आर वेरी बैडली अफेक्टेड, इनफैक्ट, राइट, नॉट जस्ट अफेक्टेड, वेरी बैडली अफेक्टेड। और एक तामिरा भारणी रिवर जो है, तो ये रिवर जो है इसने 1.5 लाख क्यूबिक फीट पर सेकंड, इतने क्यूसेक्स का पानी जो है इसका फ्लो देखा है। तो अपने आप में ये भी एक नई रेयरिटी है। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी ज्यादा बारिश जो है वो यहां पर हुई है, फ्लडिंग्स बेसिकली। अब प्रश्न ये उठता है कि वेदर फोरकास्टिंग और प्रिपेयर्डनेस जो है यहां पर थोड़ा एक तालमेल हमें नजर नहीं आता है। मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, तो क्या ये स्केल और कवरेज के बारे में अपडेट हमें नहीं दे सकता? मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा कि हमने वार्निंग इश्यू की थी, कहा था कि भाई यहां पर वेरी हैवी से लेकर एक्सट्रीमली हैवी बारिश हो सकती है, लेकिन ये जो फोरकास्ट है ना, वेदर सिस्टम फोरकास्टिंग में, आज भी कितनी अमाउंट की बारिश होगी और प्रिसाइज किन लोकेशंस पर बारिश होगी, ये चीजें आज भी मिसिंग हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर एग्जैक्ट अमाउंट के साथ साथ प्रिसाइज लोकेशंस भी हमें पहले से ही पता चले, तो उस क्षेत्र को हम बहुत ही ज्यादा मीन्स उनको जो रिस्क है उनको बहुत ज्यादा मिटिगेट कर सकते हैं, राइट। मीन्स अगर लेट्स से बारिश होने वाली है, मीन्स आई विल गिव यू अ वेरी मीन्स बेसिक एग्जांपल। मान लीजिए कोई एक राज्य है, उसका एक छोटा सा पॉकेट है, कोई कुछ ऐसे गांव है, लेट्स से 50-60 गांव हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट के कुछ गांव है, कुछ ऐसा एरियाज हैं जहां पर थोड़ी थोड़ी बारिश होने के चांसेस हैं।
अगर मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उससे ये पता चल जाए, यहां पर रहने वाले लोगों को, लेट्स से कलेक्टर को पता चल गया कि भाई इस जगह पर बारिश हो सकती है, और वहां के किसान जो हैं वो अगर लेट्स से कॉटन उगाते हैं, तो अगर किसान जो हैं उनको एसएमएस के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाए कि भाई आज से 5 दिनों के बाद बारिश होने के चांसेस हैं, तो अगर आपके गेहूं, अगर आपकी ये जो कॉटन के क्रॉप्स हैं अगर वो तैयार हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द उसको प्लग कर लीजिए, उसको निकाल दीजिए और स्टोर कर दीजिए, क्योंकि अगर खेतों में ऐसे ही आप इसको छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। दूसरी चीज, ट्रेन्स जो होती हैं, राइट, यहां पर भी ऐसा हुआ कि एक ट्रेन जो है वो जा रही थी और फिर ट्रेन को फिर बीच रास्ते में रोकना पड़ा। तो अगर अलग अलग एजेंसीज के बीच में ऐसा एक कोहेसिव वर्किंग अरेंजमेंट है कि इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो किसी क्षेत्र को लेकर अगर कोई वार्निंग देता है, तो वहां की जितनी भी एजेंसीज हैं, लेट्स से कि ये हमारी इंडियन रेलवे को पता चल जाए कि भाई ये वाला रास्ता जो है इस रूट में यहां से यहां वाला रास्ता जो है तो यहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, तो अगर इतनी ज्यादा बारिश होगी तो फिर उस ट्रेन को पहले से ही कैंसिल किया जाए, तो लोग एटलीस्ट उस ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन पर नहीं आएंगे, अपने घर पे रहेंगे, जिस लोकेशन पर है वहां पर ही रहेंगे, राइट, और एटलीस्ट फिर वो ट्रेन आगे ना बढ़े तो दूसरे जाम्स ना हो। तो ये मीन्स कितनी सारी चीजें जो है वो की जा सकती है, isn't it? So these are the things. Now, dear friends, who's accountable? An oil slick in Chennai and industrial accidents in Pune and Nagpur point to a few home truths. We all know health and safety को लेकर हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा अनअवेयरनेस है। अब 3 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हुए हैं, एक चेन्नई में हुआ है और 2 जो है वो महाराष्ट्र में हुए हैं। और इंडिया में ऑफकोर्स इंडस्ट्रियल सेफ्टी के रिकॉर्ड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकमिंग्स हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट्स होते हैं वहां पर ही इश्यूज हैं, एक्सीडेंट होने के बाद जो रिस्पॉन्स है ना उसमें भी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स है। तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन और इसके रिस्पॉन्स दोनों लेवल पर हमें काम करने की जरूरत है। नाउ डियर फ्रेंड्स, दिस वन 4 दिसंबर को ऐसा हुआ, सीपीसीएल जो एक पेट्रोलियम रिफाइनरी है, तो यहां से ऑयल स्पिल होना स्टार्ट हो गया। 3 दिनों तक एरिया में ऑयल जो है वो स्प्रेड होने लगा, लोग जो है वो पूछ रहे थे कहां से हो रहा है, क्या हो रहा है, ये वो एक्सेट्रा। और फिर जब मीडिया ने ये सारी चीजें जो है मुहिम उठाई, उसके बाद सीपीसीएल जो है तो वो एक्टिव हुई, सरकार जो है वो एक्टिव हुई। अगर पहले से ही इस पर कोई एक्शन ली जाती तो डैमेज जो हुआ है या फिर होगा तो उसको रोका जा सकता था, उसको कंट्रोल में लाया जा सकता था, कम डैमेज होता। पुणे और उसके आसपास के एरिया में क्या हुआ है, 20% की फैक्ट्रीज जो है ना इनके पास फायर सेफ्टी कंप्लायंस है, सिर्फ 20% से भी कम, बाकी के पास फायर सेफ्टी कंप्लायंस नहीं है। और इस प्रकार की चीजों की वजह से क्या होता है, पुणे और नागपुर के अंदर नए एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों के अंदर 20 से ज्यादा मजदूर जो हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में वो मर गए हैं। जनरली क्या रहता है, जो एक ग्लोबल प्रिंसिपल है एनवायरमेंट लॉज का, वो ये है कि अगर जो पॉल्यूटर है, मींस पे करने की बात आए, कॉम्पनसेट देने की बात आए, जो पॉल्यूटर होगा वही कॉम्पनसेट करेगा। यहां पर क्या हो रहा है कि सीपीसीएल जो है वो चाहती है कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिन करे कि ये उनके ही प्लांट में से ये ऑयल आया है फिर किसी दूसरी जगह पर आया, तो यहां पर और ज्यादा चीजें जो है वो स्ट्रेच होती रहेगी। दिस रिमाइंड्स अस ऑफ 2010 का वो एक्सीडेंट, डीप वाटर होराइजन, राइट, ऑयल स्पिल हुआ था अप्रैल 2010 में। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, थोड़ा आप सर्च करेंगे इस पर तो आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मैं आपको ब्रीफ दे दूं तो ये जो ऑयल स्लिक हुआ ना, तो ये ऑयल 43,000 स्क्वायर माइल्स में स्प्रेड हो गया। और बीपी और यूएसए की सरकार, बीपी यानी कि ब्रिटिश पेट्रोलियम और यूएसए की सरकार ने फाइनली 20.8 बिलियन का सेटलमेंट जो है उस पर एग्रीमेंट किया। और लगभग 4 सालों के अंदर ये चीजें, जो 4 से 5 सालों के अंदर ये चीजें सॉर्ट आउट हो गई थी, ये कॉम्पनसेशन सेटलमेंट तक वो पहुंच गए थे। तो जिस प्रकार का ये स्केल है, इतना बड़ा ये एक्सीडेंट हुआ और 4-5 सालों के अंदर यहां पर पहुंच जाना अपने आप में रिलेटिवली फास्ट माना जाता है। हमारे यहां पर छोटी सी मैटर होती है तो वो दशकों तक चलती रहती है। तो वी नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम दीज नेशंस, राइट। और हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वी डोंट हैव एनवायरमेंट और सेफ्टी के लॉज हैं, इम्प्लीमेंटेशन में हम आज भी बहुत ही पीछे हैं। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। एक छोटी सी बात बिफोर आई से गुड बाय टू यू। दोस्तों, थोड़ा अप डाउन जो है वो आपको फेस करने को मिल सकता है व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर सीरीज, ये एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल एनालिसिस। जैसे आप जानते हैं कि वर्किंग ऑन ये लीडरशिप, लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम जो है, तो उस पर भी एक जोरों शोरों से काम चल रहा है। यू नो के बहुत सारी रिसर्च करने के बाद लेक्चर्स जो है उनको डिज़ाइन करके डिलीवर किया जाता है। तो इट इज़ टेकिंग ऑफकोर्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। इसके साथ जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें भी आई एम बिट एंगेज्ड। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि
आपको जल्द से जल्द जो ये वीडियोस हैं वो डिलीवर हो जाए। तो थोड़ा अगर मैं डिले हो जाता हूं तो थोड़े समय के लिए मेरे साथ एडजस्ट कर लीजिएगा। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू एडजस्ट, बट दिस इज जस्ट एन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि सुबह 6 बजे ही आपको ये वीडियो मिल जाए, हर रोज मिल जाए, ताकि आपको वेट ना करना पड़े। But I'm trying my level best. That's what I'm trying to convey. So thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.